टू का चैप्टर है, इसमें अगर आपको बहुत जरूरी ध्यान देना है ना, बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान देना है, वो इस टॉपिक पे ध्यान देना है सिर्फ, सबसे ज्यादा सिर्फ इस पे कोलॉइड्स। और मैं इसको बहुत अच्छे से कराऊंगी, बहुत छोटा सा है ये टॉपिक, पर लेकिन टॉपिक इसके अंदर ना बहुत सारे हैं, वर्ड्स वर्ड्स बहुत सारे हैं, ये क्या होता है ये क्या होता है, पर है आसान, वो एकदम कहानी की तरह है। तो सरफेस केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, एड्सॉर्प्शन। आज थोड़ा लेट तक क्लास होगी, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन में मैंने आपको क्या बताया था, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जब कोई एक सब्सटेंस किसी सेकेंड सब्सटेंस के कहाँ पर आ जाए, सिर्फ सरफेस पे रिटेन हो जाए, इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन, एड, ठीक है। और अंदर ना जाए, अंदर चला गया तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अगर अंदर चला गया तो एब्जॉर्प्शन, सरफेस पे ही रहा तो उसे क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। आई होप कि तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ब्रेड है, उस पे जैम हम सरफेस के ऊपर लगाते हैं, ना कि पोर्स के अंदर। तो पोर्स के अंदर जाना एब्जॉर्प्शन, सरफेस पे रहना एड्सॉर्प्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, घर में पानी को जो प्योरीफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। यहाँ एक टैप होती है, नल, और यहाँ से पानी निकलता है, और यहाँ पे क्या लगे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, चौक। वैसे रियल में देखा है कभी, यस मैम। इसमें चौक होता है, इस चौक में पोर्स होते हैं, पोर्स, उनमें आके पानी के अंदर की जो इम्प्योरिटीज होती है वो इकट्ठा हो जाती है, और पानी टप टप करके नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है, उस फिनोमिना का क्या नाम है, एड्सॉर्प्शन नाम है। इसी तरीके से गंदगी पानी से या बहुत सारी चीजों से हटाई जाती है। जैसे कि अभी मैं अगर वीडियो दिखाऊं तो टाइम ही वेस्ट होगा। आजकल टीवी, तुम टीवी में देखना, एक एड आती है, उसमें क्या करते हैं वो, गंदा पानी होता है, बिल्कुल गंदा सा पानी, उसमें एक छोटा सा चारकोल का पीस ऐसे डुबो देते हैं, और फोटो मतलब ऐसे एनिमेटेड वीडियो है, उसमें दिखा रखा है वो सारे गंदगी को चिपका लेगी, और यहाँ से ये पानी कैसा हो जाएगा, स्वच्छ। मैं ना एक मॉडल, एक्चुअली मेरे पास ये चार्ज है मॉडल एग्जीबिशन का, तो मैं जाती रहती हूँ, कई साल हो गए हैं। वहां पे मैंने एक मॉडल देखा था, मैं वो बताती हूँ वो किस पर बेस्ड था, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एड्सॉर्प्शन की थ्योरी को अपनाया हुआ था। इसी चैप्टर से है, मैं इसलिए इसको शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या कर रखा था उन्होंने, एयर पोल्यूशन, एयर में बहुत सारे, तुम्हें पता है कार्बन भी होता है, काला काला हवा में कार्बन होता है, बहुत सारे गंदे पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं। तो उन्होंने उस मॉडल में बनाया था कि बिल्डिंग जो होती है ना, बिल्डिंग्स, उनके ऊपर ना टाइल्स लगी होती हैं, देखी होंगी टाइल्स बिल्डिंग में। तो उन्होंने टाइल्स पे ही चारकोल चिपका दिया ऐसे, चारकोल। तो वो इनका मैसेज ये था कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, वो गैसेस सारी की सारी, मतलब हवा जब भी वो वॉल से टकराएंगी, किसी भी वॉल से टकराएंगी बिल्डिंग्स की, तो वो जो इम्प्योरिटीज हैं, गंदी पार्टिकल्स हैं, डस्ट, या हवा में फैला हुआ कार्बन, पता होगा ना, स्कूटर बाइक गाड़ियों से काला काला कार्बन निकलता है, जबकि निकलना नहीं चाहिए। आजकल गाड़ियों में तुमने देखा होगा, नहीं निकलता, देखा है, नहीं निकलता, क्योंकि फ्यूल ही ऐसे यूज नहीं करते। पहले डीजल का बहुत ज्यादा यूज होता था, अब डीजल, नए तरह के डीजल आ गए हैं जिनमें से अच्छे से बर्न होता है। बर्न, अगर कोई चीज अच्छे से बर्न होगी, जैसे आप ऊपर जाओ, अपने मतलब आसपास कहीं जाओ, जोत लगाओ, तो जिन तुम जोत लगाते हो, तो रुई जब जलती है तो कार्बन छोड़ती है। क्यों छोड़ती है, क्योंकि 100 कार्बन है, मान लो 100 कार्बन, अगर उसको 100 ऑक्सीजन मिल जाए ना, तो वो सारे CO2 बन जाएंगे। पर कार्बन को ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती हमारे आसपास, तो इसलिए वो जलता नहीं। तो इसी तरीके से गाड़ियों में से धुआं निकलता है, उस धुएं को कैसे कंट्रोल करें, आग जलाते हैं, उस धुएं को कैसे कंट्रोल करें, बिल्डिंग पे चारकोल लगा दिया। चारकोल कौन होता है, गुड एब्जॉर्बर। ये क्या करेगा, अपनी सरफेस पे कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। ये उनका मैसेज था। उन्होंने मॉडल बना, बड़ा सा बनाया हुआ था, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने क्या उसको दिखाया कैसे, मतलब उसे लिविंग कैसे, लिविंग नहीं, क्या बोलते हैं, वर्किंग, वर्किंग कैसे बना उन्होंने। एक बॉक्स था, उसमें वो टाइल रख दी, और यहाँ पे एक छेद था, इसमें से इन्होंने धूप बत्ती डाल दी, वो अगरबत्ती, उसमें से धुआं छोड़ दिया। यहाँ पे एक डिटेक्टर चेक कर रहा था पोल्यूशन। तो जब ये टाइल हटा दी तो पोल्यूशन ज्यादा था, टाइल लगा दी तो पोल्यूशन कम था। तो इस यहाँ से हमें ये पता चलता है कि चारकोल इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, चारकोल, ठीक है। एक बात और, एड्सॉर्प्शन जब भी होता है, आपको वहां पे दो हिस्से बताए थे मैंने, क्या क्या, आवाज क्लियर है, यस मैम। एक एड्सोर्बेट होता है, एक एड्सोर्बेंट होता है।
एड्सोर्बेंट क्या होता है? सरफेस। और एड्सोर्बेट क्या होता है? वेट मीन्स जो चीज आ रही है एड्सॉर्ब होने के लिए। जैसे कि ये बताओ, हमारे घर की जो ग्रिल होती है, ग्रिल छज्जी की, बालकनी की जो ग्रिल्स होती हैं, तो उसके ऊपर आके धूल मिट्टी बैठती है या जंग उसके ऊपर लगता है, तो ये ग्रिल क्या हुई? लोहे की ग्रिल, एड्सोर्बेंट। और जो एब्जॉर्बेंट। हो रहा है उसको एड्सोर्बेट, है ना? घर की दीवारों पे पेंट होना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप ब्रश करते हो तो ये जो हमारे टीथ होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं उसके ऊपर ही तो लगा होता है वो जो खराब, वो जो गंदगी होती है, तो वो क्या है? एड्सोर्बेट। और हमारे टीथ क्या है? एड्सोर्बेंट। तो इसके बाद आपको मैंने दो तीन चीजें और सिखाई थी। एक शब्द होता है डीसॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय डीसॉर्प्शन? तो इसका बस एक ही मतलब है, सिंपल सा, रिमूवल ऑफ एड्सोर्बेट फ्रॉम एब्जॉर्बेंट। उसका हट जाना, जो सरफेस पे चिपकनी आई थी ना चीज, उसका हट जाने को हम क्या कहते हैं? डीसॉर्प्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम ना एक चीज और सीखेंगे आज, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, ये एक पॉइंट सीखेंगे। दूसरा एक सॉर्प्शन, और तीसरा सीखेंगे एब्जॉर्प्शन क्यों होता है। ये बहुत जरूरी है विशाल, एब्जॉर्प्शन होता ही क्यों है, आज ये सीखेंगे। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछती हूँ आपसे, सही सही बताना। आपने कभी भी अपने आसपास वो देखा है, आ, मिट्टी देखी है? मिट्टी मिट्टी, अब वो जो मिट्टी होती है पौधों में, वो पानी को होल्ड करके रखती है। अगर देखोगे पौधे में पानी कैसे चढ़ता है, मान लो कहीं पे मिट्टी है, ये देखो, और यहाँ पे पौधे की रूट्स हैं। ये देखो पौधे की रूट है, ये पौधा है, ये उसकी रूट है। तो कहाँ पे होता है पानी अगर हम बात करें? देखिए, ये हमारी रूट है, यहाँ पे वो है पत्थर, ये पत्थर नहीं है, छोटे छोटे दाने हैं, मिट्टी के दाने, दाने यानी मिट्टी। अब ये बताओ पानी कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर थोड़ी होता है, मिट्टी के इनके चारों तरफ होता है स्पेसेस पानी। में, वो वॉइड्स में, अब वॉइड्स वॉइड्स। तो ये जो इसके चारों तरफ पानी चिपका रहता है, मिट्टी के पार्टिकल के चारों तरफ होता है। कहते नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है हर मिट्टी की अपनी, सबसे अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लॉमी सॉइल होता है, उसकी होती है। तो इसी तरीके से मिट्टी की एक टेंडेंसी होती है कि वो पानी को कितना होल्ड, और इसमें रूट होती है, वो इसको पानी को एब्जॉर्ब करती है रूट हेयर से। तो फिर आगे वो बहुत प्रोसेस, पर हमने यहाँ ये चीज तो पक्का देख ली कि मिट्टी के अंदर नहीं होता पानी, चारों तरफ होता है। एक तो बात समझ, तो ये एड्सॉर्प्शन है कि एब्जॉर्प्शन है? मिट्टी, वाटर, जो मिट्टी के आसपास का वाटर है, बताइए। एब्जॉर्बेंट। हाँ, ये एड्सॉर्प्शन हुआ। तो मिट्टी वहां पे एड्सॉर्बेंट है और पानी एड्सॉर्बेट। अब मिट्टी का क्या फॉर्मूला होता है? सिलिका। मैंने कल भी बताया था, सिलिका। तो इसको ध्यान रखना है, इस नंबर, इस बात को मैं नोट्स पढ़वाने हैं, सिलिका बोलते हैं, याद रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ना एक डब्बा है, उसमें ये सिलिका का एक पार्टिकल दिखा रही हूँ, मॉडल है जस्ट, एक पार्टिकल, अगर इसके अंदर वाटर वेपर्स छोड़ दूं, तो वो इसके अंदर चले जाएंगे इस मिट्टी के, या इसके चारों तरफ रहेंगे वाटर? इसके चारों तरफ। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, इसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन। अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपने पता नहीं देखा कि नहीं, एक होता है कैल्शियम क्लोराइड, मेरे पास पड़ा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर को क्या करता है, मैंने बोला एब्जॉर्ब। अगर आप, मतलब मैं तो लैब में काम किया हुआ है, इस तरीके ना एक हमारे पास कंटेनर होता है, ऐसी शेप का, इसके अंदर ना हमें मॉइस्चर फ्री रखना होता है, रिएक्शन करवानी होती है यहाँ पे दो तीन चीजों की। यहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यहाँ एक ढक्कन होता है। अब मॉइस्चर कैसे हटाएं? तो हटाने का एक ही तरीका है, हर जगह गैस है, हर जगह वेपर्स है, तो यहाँ पे ना हम व्हाइट कलर के कैल्शियम क्लोराइड के पीसीज रख देते हैं। मैं अभी फोटो दिखा देती हूँ, क्या रखते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, व्हाइट कलर का होता है, मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, दिखाऊंगी अभी फोटो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेसिकेटर, बोलते हैं इस पूरे मशीन, इस डब्बे को डेसिकेटर। ठीक है, अब सुनो, ये क्या करता है, इसमें जितने भी मॉइस्चर थे ना, उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब खुद ले लेता है, इनके अंदर भर जाता है पानी। तो भाई ऊपर क्या होगा? मॉइस्चर फ्री एनवायरमेंट। तो हमें ये पता चल गया कि कैल्शियम क्लोराइड जो चीज है ना, ये क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को अपने अंदर। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, एक पिक्चर बना दूं,
एक डब्बे में रखा मैंने सिलिका, एक डब्बे में मैंने रखा कैल्शियम क्लोराइड, और दोनों के पास वाटर वेपर्स हैं। क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक के अंदर तो वाटर इसके अंदर होंगे, और एक में वाटर कहाँ होंगे? ये चारों तरफ। वेयर इज एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन कहाँ हुआ है? सिलिका के ऊपर। तो सिलिका में एड्सॉर्प्शन होता है और कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्प्शन होता है। ये ना बहुत एक जरूरी एग्जाम्पल था विशाल, एनसीईआरटी का, कि पेपर में आ जाता है कि सिलिका है, एक तरफ कैल्शियम क्लोराइड है, बताओ कहाँ एड्सॉर्प्शन होगा। इस तरीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सिलिका इज एड्सोर्बेंट, चारकोल इज एड्सोर्बेंट। दो एग्जाम्पल्स मैंने परसों भी लर्न करवाए थे, पर तरसों। तो एड्सोर्बेंट याद रखना, एड्सोर्बेंट। अब हम डिफरेंस शुरू कर सकते हैं, आपको दिख ही क्या होगा। पहला डिफरेंस तो क्या होता है इन दोनों में, मैं इसको लेफ्ट राइट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ नोट्स बना रखे हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। ये मेरे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, और जो ये मेरे पास क्या है, सिलिका है, सिलिका। तो अगर मैं पूछूं कि क्या होगा, देखिए यहाँ पे पानी अंदर होगा, अगर इसकी इस मान लो इस बक्से में पानी था, और अगर इस बक्से में पानी था, वो यहाँ पे क्या होगा, एड्सॉर्ब। तो आप मुझे ये बताओ दोनों में पहला डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होता है, जो सेकंड सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के कहाँ पर होता है, बल्क में, और यहाँ पे दूसरे सब्सटेंस के क्या होता है, सरफेस पे। तो एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन सॉरी बल्क, और एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस सरफेस। फिनोमिना। याद हो गया होगा। नंबर 2, जो कंसेंट्रेशन है एक दूसरे मटेरियल की, पहले मटेरियल के अंदर ज्यादा होती है, कंसेंट्रेशन इज हाई इनसाइड द मटेरियल, और इसके अंदर कंसेंट्रेशन इज हाई ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से दोनों एक ही बात है वैसे। अब आते हैं भाई विशाल थर्ड टॉपिक, रेट पे। अब आप मुझे एक बात बताना सोच समझ के। एक मेरे पास ना बड़ा सा बेंच है, बेंच किसी पार्क में बेंच बिछा हुआ है, इस पे ना 5 आदमी बैठ सकते हैं, 5 men, 5 person। अब ये बताओ, पहले 4 तो भाई मैंने कहा ठीक से बैठ गए। अब ये बताओ जब पांचवा घुस रहा होगा, तो क्या उतनी ही आसानी से घुस जाएगा जितना कि पहले वाला बंदा जितनी स्पीडली बैठा होगा उस पे? थोड़ा सा एडजस्ट करेगा वो, तब जाके सेट होएगा। फिर एक टाइम के बाद वो सेट हो जाएगा, और नहीं बिठा सकते किसी को। इसी तरीके से किसी सरफेस पे अगर एड्सॉर्प्शन हो रही है, तो पहले तो अच्छे से एड्सॉर्प्शन हो जाती है किसी सरफेस पे। अब ना जो लास्ट में पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, वो थोड़ा एडजस्ट करके कैसे भी, अब देखो यहाँ से कोई चीज आ रही है, यहाँ पे कोई बैठना है, तो थोड़ा वो धक्का देगा दूसरी चीजों को, तब जाके एडजस्ट होगा। फिर एक टाइम आएगा सरफेस भर जाएगी, अब एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। समझ आया? इक्विलिब्रियम कहेंगे कि अब और नहीं हो सकता, पहले हटाओ तब आओ, तो इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये बताओ कि एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे पहले। एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्ब होने की गति, स्पीड, कितनी स्पीड से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो ज्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाता है, कम, और हाँ। फाइनली एब्जॉर्ब रुक जाता है, यानी कि रुकता नहीं है, असल में इक्विलिब्रियम आ जाता है। मीन्स पहले अब वो पुराने वाले हटेंगे तब नए वाले, तो ये सिलसिला चल। तो हम यहाँ कहेंगे रेट इज हाई इन द बिगिनिंग, रेट इज हाई इन द बिगिनिंग, एंड देन decreases, and finally it becomes static, मतलब equilibrium, finally equilibrium occurs या equilibrium is reached। रेट शुरू में ज्यादा होता है, फिर कम कम कम, और फिर बिल्कुल खत्म, एड्सॉर्प्शन खत्म हो गया। पर अगर एक बात बताओ, रुई को पानी में डालते हैं, क्या वहां पे ऐसा होता है? स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा सोखती है, फिर कम फिर कम फिर और कम। उसे जितना सोख सकती है, वो एक ही बारी में सारे ही सोख लेती है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा फिर कम। यानी कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रेट इज रेट इज कॉन्टिन्यूअस या यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द। कुछ समझ आ रहा है इसमें लिखा हुआ? मैं वैसे बोल भी रही हूँ, समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बस आप जो बोल रहे हो वो समझा रहे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। देखो एब्जॉर्प्शन वाले साइड पे मैंने क्या लिख रखा है, ये बल्क फिनोमिना है, अंदर होते हैं पार्टिकल्स, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इनसाइड,
कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है? इनसाइड, इनसाइड। उसके बाद लिख रखा है रेट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, जितना उसे एब्जॉर्ब करना है ना वो पूरा ही कर लेगा। उसमें कोई स्पीड ऐसा नहीं है कि ज्यादा होती है पहले कम होती है फिर और कम, नहीं। हर टाइम स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट, सेम रहती है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे होगा। कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा होगी, आउटसाइड ज्यादा होती है कंसंट्रेशन। और रेट, एब्जॉर्प्शन होने की जो स्पीड है वो पहले ज्यादा होती है, फिर कम, फिर कम, फिर बिल्कुल खत्म, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बताइए। ना। अब हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि फिर ही चैप्टर शुरू होगा। क्योंकि इसके बगैर ना चैप्टर बिल्कुल व्यर्थ है पढ़ना। हमें यही नहीं पता ये चल क्या रहा है, तुमने एक बार भी नहीं पूछा ऐसा क्यों होता है, कि सरफेस पे ही क्यों होता है और कैसे हो जाता है, क्या होता है ऐसा सरफेस पे। समझ रहे हो विशाल, कि सरफेस पे ऐसा क्या होता है जो एड्सॉर्प्शन हुआ, व्हाट इज द रीजन। तो हमें रीजन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शुरू करें? यस मैम। चलो देखो, देखो सरफेस पे ही क्यों होता है एब्जॉर्प्शन और ये हो क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है, देखिए। अम ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरे पास ना कुछ एटम है, ए नाम की, और उन सबके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो पांच पांच या छह छह जितने भी, या चार मान लो अभी के लिए। मान लो इसके पास चार फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबके पास, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे सोच समझ के, तुम्हें देख रहा है कि कहीं कहीं पे वो आपस में ही शेयरिंग कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे शेयर कर रहा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। जो अंदर वाले हैं ना वो सबसे शेयर कर रहे हैं चारों तरफ से, देखो, सब ने कर लिया। पर अब देखो, ये जो बिल्कुल बाहर थे ना, बाहर, इसने भी इनसे बॉन्डिंग कर ली, सब ने कर ली। पर एक चीज नोटिस करना, जो बिल्कुल बाहर थे, ये वाला, ये अकेला रह गया। जो बिल्कुल किनारे पे थे, किनारा यानी सरफेस, ये है सरफेस, इस तरफ से ये है सरफेस, इस तरफ से ये है सरफेस, इस तरफ से ये है। ऊपर भी तो होंगे इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऊपर की तरफ सरफेस पे ऊपर वाले, और पीछे से भी, इन सबके पीछे से, वहां पे जहां सरफेस खाली रह जाती है ना, वहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा होता है। तो अगर कोई चीज आएगी उस पर भी फ्री होगा तो वो उससे क्या कर जाएगा, जुड़ने की कोशिश करेगा। मान लो यहाँ से बी आ रहा है, इसके पास एक डॉट है, वो आपस में इससे क्या करेगा, जुड़ेगा। क्या बी अंदर वाले से जुड़ेगा? इसके ऊपर की बात नहीं कर रही, मान लो ऊपर कुछ भी नहीं था, आप बताओ, क्या ए अगर पूरा है तो क्या बी उससे जुड़ने आएगा? कोई बाहर से कोई चीज आएगी जुड़ने? इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। नहीं जैसे होगी। कि विशाल, तुम्हारे पास ना ताश की गड्डी है, हम्म। ताश की पूरी, इमेजिन करो, ताश की गड्डी है एक, ठीक है। अब इमेजिन करो ताश की गड्डी में जो ताश होते हैं, मान लो वो पानी में खिंड जाए, सोच के बताना मुझे। पूरी की गड्डी रबड़ से बंधी हुई है, वो पूरी गड्डी, और वो पानी में गिर गई, ये पानी में गिर गई। ये बताओ वो गिल्ले कहाँ से होते हैं, गीले किस तरफ से होते हैं? जो हिस्सा, बाहर से। बिल्कुल जो हिस्सा बाहर से हो। तो देखो तुम अगर उस ताश की गड्डियों को खोलोगे ना अगर, तो सेंटर, जो ताश की गड्डियों का जो बिल्कुल सेंटर होगा ना, जहाँ पे नंबर छपे रहते, उस पर कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जो चार दीवारी है ना, चार दीवारी सिर्फ वो गिल्ली हो जाएगी, गल जाएगी। पर जो बिल्कुल भीतरी हिस्सा होगा, अंदरूनी बिल्कुल सेंटर वाला, वो बिल्कुल सूखा पड़ा होगा। तो यही चीज होती है हर केस में, एड्सॉर्प्शन के केस में। अब सुनना ध्यान से, ये मेरे पास एक लोहे की रोड है, किस चीज की रोड? लोहे की। जंग हमेशा बाहर से ही क्यों लगता है, अंदर क्यों नहीं घुसा? क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत सारे आयरन है, आयरन अनगिनत। अभी तुमने डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा था, ये बताओ उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन में? यस और नो? ठीक है। हाँ। होते हैं ना, चार चार होते हैं, अगर तुम्हें ध्यान आ जाए तो। थ्री हम्म। डी सिक्स फोर एस, चार फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक तो जोड़ा बना के रहता है, याद होगा तुम्हें पक्का, है ना। तो अब देखो, आयरन के ऊपर भी तो आयरन होंगे,
इतना तो तुम अच्छे से जानते हो। आयरन के ऊपर भी तो आयरन होंगे, इसके इस रोड के अंदर बहुत सारे आयरन। उसके बाद एक तीसरी लेयर भी होगी। ऐसे पूरा ये 3D है, 3D। अब क्या होता है, अंदर वाले, मैं अब इसको 2D में ही बना रही हूँ क्योंकि समझा नहीं पाऊंगी। तो अब जो अंदर वाले आयरन होते हैं ना, वो एक दूसरे से फोर्स से जुड़े रहते हैं, चारों तरफ से। ये देखो। पर जो ये इससे जुड़ा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। पर लेकिन इसके पास यहाँ तो रह गई ना फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कोई बिल्कुल बाहरी सतह पे ही आता है जो भी अटैक करने आता है। अटैक करने का यहाँ पे पता है क्या मतलब है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये तो बंध जाते हैं एक दूसरे के साथ। पर जो बिल्कुल किनारे पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी से बाहर की चीज से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन या पानी से बना लिया तो रस्टिंग शुरू हो गई। तो हमेशा सरफेस पे ही क्यों होता है? कोई पूछे आपसे क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं होता एड्सॉर्प्शन? क्योंकि अंदर वाले कोई भी चीज अंदर, जो अंदर की तरफ है, अंदर, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बॉन्ड पहले बना रखा है। पर जो बाहर की तरफ होगा, जैसे ये वाला बिल्कुल अंदर है, इस पे किसी का कोई अटैक नहीं होगा, इस वाले आयरन पे। पर जो ये बिल्कुल किनारे पे है, इसके बस यहाँ पे रहा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कोई चीज यहीं पे आएगा बॉन्ड बना। कुछ समझ आ रहा है विशाल? यस मैम। हाँ, तो बाहर से ही क्यों आता है? क्योंकि एक मिनट रुकना, एक मिनट। दिख रहा है? कुछ अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा। यस मैम दिख रहा है। देखो, ये जो मेरी फिंगर है, इसके अंदर भी तो मटेरियल होगा। देखो, ये एक तो ये चार दीवारी है, इसे तो कहते हैं सरफेस। जो ये बिल्कुल चार दीवारी है, इसे सरफेस कहते हैं। इसके अंदर भी तो मैटर होगा, यस और नो? यस मैम। अब जो इस उंगली के अंदर वाला मैटर है, ठीक, एक सेकेंड, जैसे कि ये मेरी फिंगर दिख रही होगी, इसके जो अंदर वाला मैटर है, इसके अंदर, अब वो हर एक एटम, एक मिनट, पेंसिल चालू कर। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो वीडियो नहीं दिखेगी ना शायद? ना दिख जाएगी। पता नहीं, आ तो नहीं रही। आ रही है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। अब देखो, ये मेरी फिंगर थी, इसके अंदर भी तो मैटर है। अब वो जो अंदर अंदर वाले मैटर है ना, वो आपस में बॉन्डेड है सारे। तो उनको किसी दूसरे, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो आपस में जुड़े पड़े हैं। तो इस वजह से अंदर नहीं होती एब्जॉर्प्शन। पर सरफेस पे क्या होते हैं हमेशा? इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी जैसे डस्ट आता है या टैनिंग होती है हमें स्किन के बाहर, क्यों होती है? क्योंकि बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन है, और कोई चीज बाहर से आई उस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक करके दिखाऊं एक बार, एक डेमो देती हूँ। कील देखिए, कील, लोहे की कील। यस मैम। ये लोहे की कील है, इसके अंदर भी तो लोहा है, वहां तो जंग नहीं लगता, बाहर क्यों लगा? क्योंकि बाहर वाले जितने भी आयरन होंगे, ये देखो बाहर वाले तो कभी से अंदर समझ लो नहीं, ये तो बिल्कुल बाहरी सतह है। जो मैंने अपनी फिंगर दिखाई थी वो बाहरी सतह है, बाहरी। तो इस बाहरी सतह पर आयरन जो होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई चीज बाहर से आएगी तो इसी के ऊपर तो हमला करेगी पहले। पर जो अंदर वाले आयरन थे, वो आपस में जुड़े पड़े थे, इसलिए उस पर एड्सॉर्प्शन नहीं होता। तो ये बताओ, बाहर क्यों होता है एड्सॉर्प्शन? क्योंकि बाहर फ्री और क्या, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या हम फ्री इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बोल सकते हैं? फ्री वैलेंसी। हम्म। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, अब आप एक बार छांट के आंसर दें। ये बताना जरूरी था, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट तो किया, पर ये जरूरी था बताना, अदरवाइज मैं चैप्टर नहीं शुरू कर पाती, समझ नहीं आता। ये देखो, अब बताओ, इस पे क्यों नहीं हो रहा एब्जॉर्प्शन? क्योंकि क्योंकि चारों तरफ नो से गिरा फ्री हुआ है। वैलेंस, हाँ। चारों तरफ से गिरा है। अब ना इसके ऊपर भी है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्लेन है, नहीं। अभी तो इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, देखो, होती है। 3D हम्म। दुनिया में 3D चीजें हैं, 2D है। तो ये देखो, 3D एक और लेयर है इसके ऊपर। चलो भाई, ठीक है। अब एक और लेयर होगी, ऐसे तो पता नहीं कितनी लेयर होंगी, दुनिया भर की। ये तो कलर नहीं दिख रहा था, बहुत लेयर है। अब ये मुझे इसमें से ये बताना, कौन कौन सी, मैंने मॉडल बना दिया। आप ये बताओ, कौन सी ऐसी लेयर है जिस पे एड्सॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगी, और कौन सी दो पे ज्यादा होगी एड्सॉर्प्शन, पीछे और आगे से? ये 3D है। बीच वालों की नहीं होगी। बिल्कुल सही। जो बीच वाला था, बिल्कुल सही, जो बीच वाला रेड वाले आयरन थे ना, वो बिल्कुल येलो वाले ऊपर से ढके हुए हैं,
और नीले वालों ने नीचे से ढक रखा है। रेड वाली जो लाइन होगी ना बीच में जो सैंडविच है, उस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ हाँ, समझ आया। पर लेकिन जो ऊपरी सतह है ना आयरन की, येलो वाली से, उसमें भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बैठा होगा, तो ऊपर से अटैक होगा रस्टिंग का। नीले वाली जो साइड थी ब्लू, उसके पीछे भी तो होगा इलेक्ट्रॉन, उस पर अटैक होगा। पर इसके लाल वाले पे ना ऊपर से होगा ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना इधर ना उधर, कहीं से नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटर में है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में फ्री वैलेंसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसीज। वैलेंसी। कोई पूछे कि भाई एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, बिकॉज एनी सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज अंडरगो एड्सॉर्प्शन। कोई भी ऐसी सतह जिसपे फ्री वैलेंसीज होंगी उस पे एड्सॉर्प्शन होती है। इसको केमिस्ट्री की भाषा, तो ये मैंने बिल्कुल तुम्हें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ाया है। अब समझो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि एनसीईआरटी में वो दे रखा है एक डायग्राम की सहायता से, बच्चे समझ जाए। लोकल लैंग्वेज है पर वो डायग्राम भी आ सकता है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी। जैसे क्यों, समझ लो ये कोई जगह है, कंटेनर है कोई, इसमें ना बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे। अब जो बीच वाला पार्टिकल है, उसको अपने ही जैसे पार्टिकल ने घेर रखा है। इसने इधर से खींचा, इसने इधर से, इसने ऊपर से, इसने नीचे, जैसे सरफेस टेंशन में होता है। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा? जीरो। उसको कोई फोर्स लग ही नहीं रहा चारों तरफ से, समझ लो ना, 5-5 न्यूटन का फोर्स हर जगह से लग रहा है, वो खिसकेगा यस ही नहीं मैम। अपनी जगह से। पर जो सतह पे होगा, इसके येलो वाले के जैसे पार्टिकल देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये बाहर नहीं है। बाहर इसके जैसे पार्टिकल्स है ही नहीं, सरफेस के ऊपर जैसे आयरन के ऊपर। उसके जैसा आयरन था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन था, आयरन नहीं था, साथ नहीं मिला। तो इसको इधर से खींचा, इस अंदर से खींचा। तो इस पे क्या होते हैं, यहाँ कैसा फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की वजह से इस पे क्या होता है? एड्सॉर्प्शन। इस अनबैलेंस फोर्स को, जैसे मैं इससे नहीं समझा पा रही, आयरन वाले तरीके से मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो आयरन में देखो, इस आयरन को तो सब, इस बीच वाले को तो सबने संभाल लिया, इसको नहीं संभाल पाया ये, और ये तो संभाल रहे। ऊपर कोई आयरन है ही नहीं इसके जैसा संभालने के लिए, कोई भी नहीं है। तो बाहर से कोई आएगा, कौन आएगा? बाहर से। तो इस वाले फ्री वैलेंसी को केमिस्ट्री में क्या बोला गया है? अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ लो, बैलेंस तब होता है जब आयरन आता ऊपर से, आयरन आया ही नहीं, आयरन है ही नहीं, खत्म होगी कील यहाँ तक। ये कील है इतनी सी, ये कील है मान लो, अब ऊपर कुछ है ही नहीं कील के। तो इसको बोला है अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं सरफेस पे। क्या होते हैं? अनबैलेंस फोर्स। और इस अनबैलेंस फोर्स को रेसिडुअल फोर्स बोला गया है। क्या बोला गया है? रेसिडुअल फोर्स। ये था मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, बुक से पढ़ो, क्योंकि तब मेरा काम खत्म होगा। स्क्रीन आ रही है? यस मैम। चलिए एक बार ना मैं बता देती हूँ क्या क्या करना है। मर्ज रूल सिलेबस देखना है आज सबसे पहले। इस पेज में मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है। येलो कलर में तो लिखी हुई है एड्सॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट क्या होता है। हम आगे चलते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें करने की, सीधा आगे चलते हैं हम। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पढ़ना है ये, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा दिया था, मैं इसको नहीं करा रही। वैसे पढ़ना चाहो तो एक रीडिंग कर लेना। यहाँ से पढ़ो विशाल, एक बार रीडिंग कर लोगे यहाँ से यहाँ तक? यस मैम। ये छोड़ दो, एक बार रीडिंग करो फटाफट, मजा आएगा तुम्हें खुद ही। बता देना जब कंप्लीट हो जाए, जल्दी जल्दी करो प्लीज। बोला चौक है, चौक को इंक में डाल दो। इंक सरफेस पे रहती है, पानी अंदर चला जाता है, बल्कि कम ही जाता है। और कह रहा है चौक को तोड़ोगे ना, अंदर से सफेद निकलेगा। और एक और एग्जाम्पल दिया है कि वाटर वेपर, जो मैंने अभी बताया था कि वाटर वेपर को सिलिका जेल पे डाल दो तो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन। कैल्शियम क्लोराइड पे डाल देंगे तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अब ना अगर कोई पूछे जहां पे ये दोनों फिनोमिना साथ हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं? सोप्शन। इसी में सोप्शन एक रियलिस्टिक वर्ड है, सोप्शन। अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो एब लगा दो, एड्सॉर्प्शन हो तो एड लगा दो, और दोनों हो रहे हैं तो ये दोनों ही हटा दो।
क्योंकि ये दोनों हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, सोर्प्शन। अब मैं बताऊं कि कहाँ एक बार पढ़ो ये वाला टॉपिक विशाल। मैं पढ़ लिया। क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एक साथ हो सकते हैं, जिसको हम सोर्प्शन कहते हैं। सोर्प्शन कहते हैं। अब तुम पूछोगे इसका कोई एग्जाम्पल, तुम पूछते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। तो कपड़ों पे डाई करना, क्या करना, डाई। जैसे कि तुम्हारा नहीं पता, पर जो गर्ल्स मतलब जो दुपट्टे नहीं होते, चुन्नियां वगैरह, तो उसमें एक बात बताओ, कपड़ा जो होता है वो चुन्नी का जो कपड़ा होता है, पतला दुपट्टा, तो उसमें कलर करते हैं अगर, तो कहाँ पे होता है कलर, बाहर होता है, पर अंदर भी तो होता है। उसके जो रेशे होते हैं इतना गर्म करते हैं उसको कि रेशे के अंदर तक चला जाता है, राइट। तो डाई करना, जो डाई करते हैं हम चुन्नी दुपट्टे पतले कपड़ों पे, तो उसमें दोनों बात हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन भी और एडजॉर्प्शन। कितना चीप है यार ये बच्चे। तो डाई ऑन क्लोथ्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन। कर लोगे? रेडी? यस मैम। चलिए, अब हमने आज सीखा मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, ये था नया टॉपिक, मैकेनिज्म। इसमें मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, 2 पॉइंट याद रखना। अगर हम रियल वाला एग्जाम्पल करें, जैसे लोहे का या किसी भी कील व्हील पे जंग लगता है, कील पे सरफेस पे क्यों होता है, तो उसमें तो हम बोलेंगे फ्री वैलेंसी। और अगर सिर्फ मॉडल के हिसाब से पढ़ना है तो किस वजह से एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये समझाया गया है, शब्द ये यूज किया गया है कि जो सरफेस पे जो बंदे होते हैं ना, बंदे यानी पार्टिकल, कोई भी चीज, एनीथिंग, उन पे क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा नाम बताओ अनबैलेंस फोर्स का। रेसिडुअल फोर्स। रेसिडुअल फोर्स। तो रेसिडुअल फोर्स की वजह से मैकेनिज्म बताया गया है, ठीक है। मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, क्योंकि आज ना फिर तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम इसको ना रिलेट नहीं कर पाओगे, हम आगे ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म आपको आना चाहिए पेपर में, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं। रीड कीजिए, मैं पढ़ दूं, तुम सुन लो ध्यान से हिंदी में। एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट, ध्यान से सुनना विशाल, बहुत अच्छी लैंग्वेज में एनसीईआरटी लिखी गई है, लोकल। एड्सॉर्प्शन अराइजेस, एड्सॉर्प्शन होता है क्योंकि सरफेस पार्टिकल होते हैं ना, एड्सॉर्बेंट के, आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्ब। यहाँ तक समझ आया? जो बाहरी सतह पे पार्टिकल्स होते हैं उनका जो नेचर और एनवायरनमेंट होता है ना, वो अंदर वाले पार्टिकल के एनवायरनमेंट से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट। जो इनसाइड द एड्सॉर्बेंट, ऑल द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। but on the surface of particle are not surrounded by atom or molecule of their kind on the sides, their kind of the sides। इसका their kind मतलब उनके जैसे पार्टिकल उनको नहीं मिले। जो अंदर वाले पार्टिकल्स थे उनको अपने जैसा पार्टिकल अंदर से तो मिल गया, पर लेकिन जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों, इनको बेचारों को अपने जैसे पार्टिकल बाहर नहीं मिले। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या फेस करना पड़ रहा है, इनके पास क्या है, रेसिडुअल फोर्स। यहाँ पे क्या है, रेसिडुअल फोर्स, और अंदर क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। देखो यहाँ बैलेंस है, पर ये भी रेसिडुअल फोर्स से घिरे हुए, अनबैलेंस फोर्स। आपको बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? देखो एक बार पढ़ेंगे यहाँ तक। यस मैम। एंड हेंस दे पोसेस अनबैलेंस या रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। यानी अभी किसी को बुलाना चाहते हैं अपना बॉन्डिंग पूरा करने के लिए, क्योंकि हर चीज इस दुनिया में एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट, एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये। तो बस यहाँ तक था वो मैकेनिज्म विशाल, कि जो बाहर के पार्टिकल्स हैं उनका नेचर स्वभाव अलग है अंदर के पार्टिकल से, क्योंकि उनको अनबैलेंस फोर्स नहीं मतलब मिल रहे हैं। ये फोर्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, विशाल आ जाओ टॉपिक पे। These force of adsorbent are responsible for attracting the adsorbent weight on their surface. The extent of adsorption increases with increase of surface area। अब मैं ये बताती हूँ क्या है, यहाँ तक क्लियर है, मैकेनिज्म क्लियर? फिर ये कल कराऊंगी। गुड। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने ये बताया, सोच के एक बात का उत्तर दीजिएगा विशाल। देखो ये एक सरफेस है, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे 1 2 3 4 5 फ्री वैलेंसी है। अब बताओ एड्सॉर्प्शन किस पे ज्यादा होगा?
ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे फ्री वैलेंसी ज्यादा है। अब यहाँ पे तो समझ नहीं आया। अब मैं बताती हूँ छोटी सी बात, वही वाली चौक वाली। ये चौक मेरे पास जुड़ा हुआ था, इसके पास सरफेस क्या थी, इतनी सी। अगर मैं इसी चौक के कितने पार्ट कर दूं, दो, तो सरफेस क्या हो गई, अंदर वाली भी बाहर निकल आई। इसके चार टुकड़े कर दो, तो अब चारों तरफ से बाहर निकल आई और भी ज्यादा सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना टुकड़े कर रहे हैं उतना ज्यादा अंदर की सरफेस बाहर निकल आई, खुल गई, उसके भी अनबैलेंस फोर्स सामने आ गए। तो जितना ज्यादा हम मटेरियल को तोड़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब ये बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? नीचे वाले का। नीचे वाले का। और नीचे वाले का सरफेस एरिया ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ ज्यादा होगा, फ्री वैलेंसी किसके पास ज्यादा? नीचे वाले के पास। वेरी गुड। तो हमें यहाँ से वो टॉपिक लाइन समझ आ गई, सरफेस एरिया बढ़ने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि वो जो अनबैलेंस फोर्स वाले पार्टिकल थे ना वो उभर के सामने आ गए। अब बताओ पाउडर चारकोल इज बेटर या द स्टोन चारकोल पूरा पीस? पाउडर। गुड। नंबर टू, यहाँ तक तो डन हो गया है मामला। अब मैं आपको नया टॉपिक कराती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास ना यहाँ पे कोई गैस है, हिल रही है, मजे से हिल रही है। इनमें ना मान लो 500 एनर्जी है, 500। ओके। अब ये एक सरफेस है, ये सारे पार्टिकल इस पे आके चिपक के बैठ गए, ये लो। अब ये बताओ जब ये बैठ गए तो इनकी एनर्जी कम हो गई या बढ़ गई, एक जगह पे टिक गए? कम हो गई। रिपीट कीजिए। कम हो गई। ओके। कम हो गई, मान लो वो 200 हो गई, कितनी एनर्जी का निकल गया, कितनी एनर्जी का लॉस हो गया? 300। 300। 300 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। जब एड्सॉर्प्शन हुआ 300 एनर्जी का नुकसान हुआ, निकल गई। तो हम एनर्जी निकली है, 300 एनर्जी निकली है। तो अब जब एनर्जी निकलती है उसको माइनस से डिनोट करते हैं। अगर ये भी क्लियर नहीं है तो इस तरीके से करो, ये एनर्जी इनमें इनिशियली थी और ये एनर्जी इनमें फाइनली आई है। कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो 200 माइनस 500, दैट इज माइनस 200। माइनस सिर्फ क्या शो कर रहा है कि एनर्जी क्या हुई है, निकली है। तो जितनी एनर्जी एड्सॉर्प्शन के दौरान निकलती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कराई जा रही है। कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, रिपीट नहीं किया जाएगा विशाल, पूरे चैप्टर में यूज होगा हर रोज आना। आज बता रही हूँ, इसके बाद सिर्फ ये शब्द बोलूंगी एंथैल्पी ऑफ। तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि मैम क्या बताना चाह रही है। व्हाट इज एंथैल्पी? तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? वह ऊर्जा जो कि निकल जाती है एड्सॉर्प्शन जब हुआ था। अच्छा ये बताओ, निकलेगी ही ना पक्का? निकलेगी ही ना वो चीज, एनर्जी? मारी थी। निकलेगी ना? हम्म। क्योंकि वो चीज एब्सॉर्ब हुई है, उसकी एनर्जी कम होएगी ऑब्वियसली, एंट्रोपी भी कम होएगी, रैंडमनेस कम हो जाएगी जब वो टिक के बैठेगी एक जगह पे। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये कोई सीट है ये कोई बेंच है एक पार्क में, और ये भी बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और अब वो टिक के बैठ गए यहाँ पे, वो जो बच्चे थे टिक गए। यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं, ये फर्स्ट केस है। वो बच्चे यहाँ पे टिक के बैठ तो गए और बैठे बैठे भी नाच रहे हैं, मतलब सीट पे भी बैठे बैठे हिले जा रहे हैं, हिले जा रहे हैं, बार बार मस्ती कर रहे हैं। कौन से केस में बच्चों ने ज्यादा ऊर्जा खो दी है, मीन्स वो अपनी एनर्जी ज्यादा छोड़ चुके हैं? सेकंड केस में। कैसे? क्योंकि वो पहले भी खेल रहे थे और बैठ के भी खेल रहे हैं। मैंने पूछा कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, ज्यादा ज्यादा कहाँ लॉस हुआ है? जब वो खेल रहे थे। देखो इनमें ना 500 एनर्जी थी पहले, अब वो यहाँ पे टिक के बैठ गए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, तो इनमें 100 एनर्जी बची। कितनी निकल गई? 400, स्टेबल हो गए। अब इनमें पहले 500 ऊर्जा थी, अब वो यहाँ बैठ के भी हिल रहे हैं बेवकूफ, मतलब मस्ती कर रहे हैं, इतनी बिल्कुल मना करने के बाद भी हिले जा रहे हैं, हिले जा रहे हैं, बैठे बैठे नाच रहे हैं। तो अब इनके अंदर अभी भी 300 एनर्जी बची है। लॉस कितने का हुआ? 200 का।
तो ये वही पूछ रही थी मैं, किस में एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा विशाल? फर्स्ट केस में, क्योंकि वो उनमें एनर्जी अब कम बची। बची कितनी है? कम। निकली कितनी? ज्यादा। क्लियर? यस मैम। आया ना समझ? इनमें से हाँ। डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन किसका हाई है? डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन के कारण निकली गई ऊर्जा। फर्स्ट में। गुड। इसे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इस सिंबल को, या इसको हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। एंथैल्पी और हीट एक ही बात है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन या हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? जितनी एनर्जी निकल जाती है एब्जॉर्प्शन के दौरान। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यस मैम। सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, उसका मैकेनिज्म और एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे हैं, उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन फिनिश हो जाएगा। शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना विशाल, एक बार, एक सेकंड सुनिए। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल। इसके कराने से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद हम ये टॉपिक शुरू करें। विशाल एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, सुना होगा अपने 11th क्लास में। एक गैस को आपको लिक्विड बनाना है, आप क्या करोगे? गैस दूर दूर होते हैं पार्टिकल, लिक्विड पास पास होते हैं। बताओ क्या करोगे जिससे ये पास आ जाए? एक तो दबाव लगाओगे, प्रेशर हाई अप्लाई करोगे। गैस में पार्टिकल नाच रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नाच रहे, उन्हें थोड़ा सा शांत करना है। टेम्परेचर क्या करोगे? बढ़ाओगे या कम करोगे किसी गैस का? कम। कि वो शांत, कम करोगे। तो आप टेम्परेचर ना कम करते हो। जैसे कि आपका रूम टेम्परेचर बताओ कितना हो रहा है? 38, 7 या 40 बताओ बताइए। सपोज करते हैं 38 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, मान लेते हैं। हाँ। और ना एक गैस है आपके कमरे में, मान लो कुछ भी मान लो, एक्स नाम की कोई गैस। ठीक है, ये बताओ इसको, गैस को लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे? कम। करेंगे, क्योंकि अगर वो गैस है इसका मतलब वो नाच रही है, उसको टाइम पास लाना है। लिक्विड बनाने के लिए तो पास लाएंगे, और लिक्विड बनाना है, पास लाना है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो गैस है ना, ए नाम की गैस, मैंने कहा ये ना 27 डिग्री सेल्सियस पे ना लिक्विड बन जाती है। अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है? 38। और एक बी नाम की गैस है, वो 25 डिग्री पे बनती है लिक्विड। ठीक है। इस अब ये बताओ, अब मैं टेम्परेचर लो कर रही हूँ किसी बटन से, या वो है कम किया मैंने, पहले इसको थोड़ा कम किया, और कम किया टेम्परेचर, और कम किया, मैं 30 डिग्री पे पहुंच गई। कम करते 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 बताओ कौन सी गैस लिक्विड बनेगी? कौन सी गैस ऊपर वाली ए। नहीं बन भाई, वो तो अभी 27 पे बनेगी, अभी तो 30 है टेम्परेचर, तो है ना? हम्म, हाँ। अब मैंने ना करते करते कम 29 कर दिया, फिर मैंने कम करते करते 28 कर दिया। अब बताओ कौन सी गैस बन गई लिक्विड? 28 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी गैस लिक्विड है, ए या बी? तो कोई सी बोलो। नहीं है। कोई नहीं अभी तो। अब मैंने इसका टेम्परेचर 27 कर दिया, अब बताओ कौन सी बन गई? ए। और बी गैस अभी गैस है या लिक्विड है? गैस। गैस। अब मैंने ना 26 कर दिया, बताओ कौन सी गैस लिक्विड है इन दोनों में से? कोई ना। हाँ। ये अभी ए वाली है। हाँ, ए वाली अब लिक्विड बन गई। अब बताओ, तो अब एक बात बताना, इसका जो टेम्परेचर है वो 27 फीट बनती है, ये बनती है। मैम मैं आपकी आवाज टेम्परेचर कटने लो लग गई। करते हुए आना, कौन सी गैस बनती?
तुम देख रहे हो जिस तापमान पर कोई गैस लिक्विड बन जाती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। रिपीट कर दूं, जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड बनती है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी से डिनोट करते हैं, टीसी। अब देखो कौन सी गैस पहले लिक्विड बनी थी, ए या बी? ए बनी थी लिक्विड, इसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो पहले लिक्विफाई होती है, वो पहले लिक्विड बनती है। और पहले लिक्विड बनने का क्या मतलब है? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहे होंगे? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा रहेंगे तभी तो वो फटाफट लिक्विड बन गई। और बी के फोर्स क्या रहे होंगे? कम, तभी तो वो लिक्विड बन नहीं पाई। समझ लो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो लिक्विफाई जल्दी होती है। यस मैम। और ये पहला पॉइंट। एक और बात, उसी चीज में फोर्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं पार्टिकल के बीच में, ये भी ध्यान रखना। ये 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये ना कुछ पार्टिकल है और ये कुछ पार्टिकल है, इसमें ना फोर्स ज्यादा है, इसमें फोर्स कम है। इनमें से कौन सी गैस जल्दी लिक्विड बनेगी? ऊपर दोनों। वाली। हाँ, तो जो चीज जल्दी लिक्विड बन जाती है ना गैस, इसका मतलब उसमें फोर्स क्या है? ज्यादा होते हैं। आप बताना मुझे, सबके क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं। कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी? वाली। हाँ जी, ए। और लो। सबसे लेट सी। सी। सबसे आपकी आवाज नहीं आ सी होगी रही। लेट। अब नहीं आ रही क्या वॉइस? आ रही है, अब आ रही है। ये सबसे लेट लिक्विड, ये फास्ट होगी और ये लेट होगी। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है? फोर्स फोर्स फोर्स, ए। सबसे ज्यादा फोर्स। और सबसे कम फोर्स किसमें है? सी। सबसे कम फोर्स। सी। हाँ। अच्छा, अगर कोई को पूछे ना इस दुनिया में कौन सी गैस है जिसमें जिसमें सबसे कम फोर्स होते हैं, वो हीलियम होती है, हीलियम। हम्म। चलो खत्म हो गया, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। अब मैं करा सकती हूँ तुम्हें। ओके, यस मैम। चलो देखो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आपने पानी तो देखा होगा, पानी। जब यस मैम। पानी किसी कांच पे आता है, जैसे कि मान लो ये शीशा है बाथरूम का, ये हमारे बाथरूम में हम नहाते हैं, दीवार शीशे होते हैं। तो सर्दियों में बड़ी फोग होती है और चिपक जाती है इस कांच पे। चिपकती है कि नहीं चिपकती है? या तुम रॉयल जाते होगे, फोन यूज करते होगे, सर्दियों में फोन यूज करते हैं जब कान पे रखते हैं, कितना उसमें पसीना सा आ जाता है। और गर्मियों में फोन गर्म होता है, जबकि सर्दियों में पसीना सा आ जाता है, तो हम्म। वेपर्स आ जाते हैं। तो ये कांच है, कांच पे ना वेपर्स आके चिपक जाते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं। पर लेकिन अगर लोहा होता है, लोहा, लोहा, तो वेपर्स आते हैं तो लोहे के साथ बिल्कुल अच्छे से चिपक जाते हैं, यानी जंग लग जाता है, जंग, नई चीज बन जाती है। तो जहां पे ये है एड्सोर्बेट, एड्सोर्बेट, जहां एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में सिर्फ क्या हो? वीक फोर्स हो, जस्ट फिजिकल फोर्सेस, कि आए और चले गए, आए और चले गए, हल्का सा 2 मिनट बैठे रुके चले गए। जहां पे वो रिवर्स हो जाए उसे क्या कहते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फिजिकल फिजिकल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। अभी तुम्हारे फोन पे भी हो रहा है पता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन तुम्हारे तुम्हारे फेस पे भी हो रहा है। कितनी सारी गैसेस तुम्हारे बॉडी को टच करके जा रही है, दीवार पे, कमरों में, हर जगह, हर जगह, जहाँ हर जगह हर गैस टकराती रहती है चीजों से। तुम्हारे तुम्हारे पास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। कितनी सारी चीजें तुम्हारे ऊपर जो गैस आके टच करके जा रही है, तो वो कौन सा एड्सॉर्प्शन हुआ थोड़ी देर के लिए? फिजिकल फिजिकल। एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। वहां पे क्या होता है? ये सरफेस है और ये कोई चीज आ रही है सामने से, इनके बीच में जस्ट क्या होता है? कोई नया बॉन्ड नहीं बनता, जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन हुआ थोड़ा सा, यानी कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हुआ थोड़ा। और इसके बीच में जो फोर्स है वो कौन से है? सबसे वीक फोर्स कौन से होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स।
इसीलिए इसको वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन को वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। और केमिकल एड्सॉर्प्शन आ जाए, मैं ना 5 मिनट वो पढ़ा सकती हूँ बस। ना केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो ये लोहे की चीज थी, इस पे ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन वेपर्स, ऑक्सीजन और वेपर्स गैस ही तो होते हैं दोनों। अब क्या हुआ, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, यहाँ पे एक नई चीज बन गई बिल्कुल। और वो क्या होता है? Fe2O3, लोहे का फॉर्मूला जंग का। तो ये नई चीज बन गई। सरफेस, और मैं कोई मटेरियल आया ऊपर से, ऑक्सीजन, पानी, इन्होंने यहाँ पे नई चीज बन गई। क्या बन गया? Fe2O3 सरफेस के ऊपर ही बन गया। तो यहाँ पे कैसा एड्सॉर्प्शन हुआ है? केमिकल, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हुई है, कोई नई चीज बनी है। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। आवाज आ रही है? केमिकल बॉन्डिंग। यस मैम। और केमिकल बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, वो या तो आयनिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इसे क्या बोलते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ तक बात बोला था, इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन नाम लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन भी है, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन का नाम वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि वहां फोर्स होता है वैन डर वाल फोर्स। अब ना देखो, मैंने नाम मैम से ये क्या कहा था? सुनाया था ये आपकी आवाज नहीं आ रही, फिजिकल आपने क्या कहा था? लैंग? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, ये मैंने बोला था लैंग, एक नाम बताया मैंने, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इनको ना